आपको हमारे आज के मेहमानों का पंकज मटपाल एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट मेरे साथ अब जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। और चलिए हमारे पहले दर्शक जिन्होंने यूट्यूब के ज़रिए अपना सवाल हमें भेजा है विश्वजीत जी के लिए। और घनश्याम परमार का ये सवाल है और ये गुजरात से हैं लेकिन फ़िलहाल सऊदी अरेबिया में काम करते हैं और वहाँ पर है कि यूट्यूब पर हमारा शो देखते हैं और अपना सवाल उन्होंने भेजा है। ये फ़िलहाल निवेश की रणनीति अपनाना चाहते हैं जिसके लिए हमसे सलाह चाहते हैं। 30,000 रुपये हर महीना ये निवेश कर सकते हैं और 10 साल के बाद जो टारगेट रखा है इन्होंने एक मुश्त रकम जमा करने का वो है 2 करोड़ और फिलहाल इनकी उम्र 35 साल की है और ये इनका पहला कदम है निवेश की ओर। विश्वजीत जी, सवाल को लेके मेरे पास जितनी डिटेल्स है मैंने आपको बता दी है और घनश्याम जी मेरे साथ फ़ोन लाइन पर नहीं है, तो अगर और भी कुछ डिटेल्स चाहिए होती तो मेरे ख्याल से थोड़ा हमें इंतज़ार करना पड़ जाएगा। कोशिश चल रही है, अगर कॉल पे आ जाए तो बात हो जाएगी। बहरहाल 30,000 की राशि और 10 साल का समय और 2 करोड़ जो कि इनको जमा करने हैं और बहुत क्लियर हैं, ये म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाना है और एसआईपी के ज़रिए निवेश करना है। जी, सबसे पहले तो मैं घनश्याम जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छे समय पे स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टिंग। तो अपने गोल्स को अचीव करने में उनको काफ़ी हेल्प करेगी क्योंकि जितना आप जल्दी शुरुआत करते हैं, उतना ही आपको म्यूचुअल फंड में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। जो उन्होंने गोल रखा है 2 करोड़ का, वो भी 10 साल में, थोड़ा-सा एम्बिशियस है, जितने की निवेश वो शुरुआत करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से कम उन्हें 50,000 रुपए का मंथली एसआईपी करना पड़ेगा अगर हम 12% का सीएजीआर भी लेके चलते हैं अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। उसमें भी हर साल उनको 15% का स्टेप अप भी करना पड़ेगा, तब जाके वो अपने गोल पे अचीव कर पाएँगे क्योंकि टाइम होराइज़न थोड़ा-सा कम है और गोल अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ तक कि 30,000 रुपए का सवाल है कि वो कैसे निवेश करें, तो मेरा यही सलाह रहेगा कि एक हेल्दी मिक्स ऑफ पोर्टफोलियो बनाएँ, जिसमें कि लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स हों। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से 7,500 रुपए किसी अच्छे लार्ज कैप फंड में निवेश करें, जिसमें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड हो सकता है या निप्पॉन का लार्ज कैप फंड हो सकता है। इसके अलावा 7,500 रुपए फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करें, जिसमें कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या फिर एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं। तो 15,000 रुपए लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करें। बाकी 5-5 हज़ार रुपए ये मिड कैप फंड में निवेश करें, जिसमें कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में भी ये 5-5 हज़ार निवेश कर सकते हैं। तो करीब-करीब 25,000 रुपए हो जाएँगे और जो रिमेनिंग 5,000 हैं, वो किसी अच्छे स्मॉल कैप में, जिसमें कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप या फिर एचएसबीसी का स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं और 5,000 रुपए वहाँ पे ये निवेश कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने 30,000 रुपए को डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं अक्रॉस एएमसीज़, अक्रॉस मार्केट कैटेगरीज़ में, तो रिस्क भी काफ़ी कम हो जाएगा और जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसके लिए उनको थोड़ा-सा और इंक्रीज़ करना पड़ेगा अपना मंथली एसआईपी और हर साल स्टेप अप करेंगे करीब 10-15% के हिसाब से, तभी जाके वो अपने लक्ष्य के करीब पहुँच पाएँगे। विश्वजीत जी, मेरे साथ दर्शक फ़ोन लाइन पर नहीं है लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो ये वीडियो देखें और उसके बाद कोई सवाल पूछना चाहें तो वो वापस से यूट्यूब पर ही अपने कमेंट बॉक्स में सवाल छोड़ सकते हैं। बहरहाल पंकज जी, आपके लिए हमारे साथ फ़ोन लाइन पर संदीप अग्रवाल हमारे दर्शक हैं। संदीप नमस्कार, क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं आप, कुछ बताएं अपने बारे में। आसाम से बोल रहा था मैं। जी, क्या करते हैं आप? बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं, अच्छा। हाँ। बताइए, आपने 18 लाख जो है एचडीएफसी टॉप 100 में डाले हुए हैं, क्या आपने कब डाले, कैसे डाले? मेरे को इसके बारे में सवाल नहीं हुआ, ये तो मेरा पहले क्वेरी थी। अभी एक इंडस्ट्रियल कैंप बोल के आईआईपी होती है मोतीलाल ओसवाल के अंदर में। आपने जो हमें सवाल भेजा है मेरे एक्सपर्ट्स के पास वही सवाल है जो हमने बढ़ाया है, तो आपसे गुजारिश है कि आप वही सवाल हमसे पूछें। वो तो 18 के एचडीएफसी टॉप 200 में 100 में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। हाँ, ठीक तो है, उसकी चलिए सवाल मेरे मतलब पास है और पंकज जी आपके पास आती हूँ मैं सीधा इनके सवाल को लेकर। फिलहाल जो जानकारी है इस फंड को लेकर, आप क्या इनको सलाह दे पाएंगे? देखिए, स्कीम अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें कि 8 साल में आपके 18 लाख बढ़कर 60 लाख हो जाएँ, तो वो थोड़ा मुश्किल लगता है। हालाँकि पावर परफॉर्मेंस हम अगर देखें कि 10 साल में 16% का सीएजीआर और पिछले 5 साल में करीब 12% का सीएजीआर, तो मैं 12% से अगर एक कैलकुलेशन करता हूँ, तो करीब इनके 44 लाख रुपीज़ बन पाते हैं
जबकि टारगेट है 60 लाख का, और 60 लाख हो तो इसके लिए करीब 16% का सीएजीआर निकल कर आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऐसा एक्सपेक्ट करना बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होगा। तो आप इन्वेस्ट किया हुआ है आपने, अच्छी बात है, लेकिन आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना होना मुश्किल लगता है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप थोड़ी अवधि बढ़ा देंगे इसकी, तब ये मुमकिन है। अदरवाइज इसके साथ में थोड़ा-सा आप महीना दर महीने या बीच-बीच में और टॉप अप करते रहिए, तो ये अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अगर आपके पास यही एक स्कीम है, तो ये भी सलाह है कि इसके बजाय एक एक्टिवली मैनेज फंड के साथ-साथ यदि एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड ऐड कर लेते, तो शायद मेरे हिसाब से वो बेहतर होता। ऑलराइट, चलिए संदीप अग्रवाल के लिए ये जवाब। हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कौशिक पटेल का लेंगे। और मेरे ख्याल से ये सवाल पंकज जी आप ही के लिए है, और ये चाहते हैं कि आप इनका पोर्टफोलियो जो है वो रिव्यू करें। 15 साल में इन्हें अपनी बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए लगभग 80 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए जमा करने हैं। निप्पॉन स्मॉल कैप है इनके पास, बीपीएफएस का फंड है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी है इनके पास, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है, आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज और मिड कैप फंड है। और ये कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने से इन्होंने निवेश की रणनीति अपना रखी है। 39 साल की इनकी उम्र है। फोन लाइन पर मेरे पास नहीं है, इतनी ही डिटेल्स है फ़िलहाल। और निवेश की राशि कितनी बढ़ानी होगी, फ़ंड आपको कितने ठीक लगते हैं? इन्होंने काफ़ी अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स वैसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। फ़ंड में स्टैंड अलोन तौर से देखा जाए पंकज जी तो कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निवेश शायद बढ़ाना ही पड़ेगा। बताएं, आप बताएं। सही कहा कविता आपने। देखिए, फंड्स अच्छे हैं और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है आपके पास, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट सेगमेंट्स में और सभी तरह के सेक्टर्स में एक्सपोजर है। तो यहाँ पर कोई बदलाव की जरूरत फिलहाल नहीं है। और लॉन्ग टर्म में भी मेरे हिसाब से ऐसे फंड्स में यदि आप लंबे से लंबे वक्त तक बने रहें तो भी ये अच्छा रहता है। लेकिन हाँ, जैसा आपने भी कहा कविता भी, कि इन्हें बढ़ाना तो पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी जितनी राशि निवेश की जा रही है उसके हिसाब से लगभग 47-48 लाख रुपीस इकट्ठा हो सकते हैं। तो जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए बहुत सिंपल है। यदि 10% के सीएजीआर, 10% का स्टेप अप ये लेकर चले और 12% के सीएजीआर पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो भी ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना जरूर करें कि अपना जो इन्वेस्टमेंट है हर साल 10% से स्टेप अप कर दें। और दूसरी बात, इनके लिए भी और सभी इन्वेस्टर्स के लिए, सभी व्यूअर्स के लिए एक मेरी राय और है कि लंबे वक्त में, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू कम होती है, उस हिसाब से भी आप समय के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को जितना अधिक हो सके बढ़ाते रहें। ऑलराइट, तो कौशिक पटेल जी के लिए ये सलाह आती हुई। और भी दर्शक हैं जो मेरे ख्याल से अपने सवालों के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार विश्वजीत जी, पंकज जी मेरे साथ बने हुए हैं। दर्शकों की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग भी चल रही है। और ब्रेक पर जाऊं उससे पहले नंबर भी आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रही हूं, जो हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है। यूट्यूब पर भी हमारा शो लाइव जाता है, और उसके बाद एक अलग प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की, जहां पर आपको अपने सवाल डालने होते हैं। कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए, क्योंकि लगातार आपके सवालों को हम ढूंढते हैं और अपने शो पर डालने की कोशिश करते हैं। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंकज मटपाल, विश्वजीत पराशर मेहमान आज बने हुए हैं मेरे साथ। और पंकज जी, अगला सवाल भी आप ही के लिए है। दर्शक हमारे साथ दरअसल फोन लाइन पर हैं। निज़ाम सिद्दीकी। निज़ाम, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ठीक है जी मैम, बिल्कुल ठीक है। कहाँ से बोल रहे हो निज़ाम? मैं पंजाब के पटियाला सिटी से बोल रहा हूँ मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। वहाँ पर बरसात तो बिल्कुल बंद हो गई होगी, हैं? कैसा मौसम है? हाँ नहीं, मौसम तो बिल्कुल सूखा हुआ है। बरसात अभी हो नहीं रही है, लेकिन उधर से पानी आ रहा है, हिमाचल वगैरह से पानी आ रहा है, जो पंजाब को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। जी, अच्छा अच्छा अच्छा। क्या करते हो निज़ाम? मैडम, मेरा बुटीक का बिजनेस है, काम है यहाँ पटियाला सिटी में। ओहो, पटियाला से मुझे याद आया, फुलकारी दुपट्टे ये बड़े फेमस है, पटियाली सलवार। चलिए, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि आपका व्यवसाय ठीक ठाक चल रहा हो, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में सहायता करते हैं। बताइए, हाँ जी, बताइए, अपना सवाल बताइए। हाँ जी, हाँ मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरी एज 55 है
अच्छा सर। और मैंने अपने लिए अभी कुछ पर्सनल सेविंग वगैरह का ज़्यादा कुछ किया नहीं, तो अभी मैंने एक अपने एसबीआई में एसआईपी शुरू किया है 10,000 पर मंथ की। अच्छा। हाँ, तो अभी सिर्फ मेरे को यही बस 2-3 महीने हुए स्टार्ट किए हुए। मुझे आप ये बताइए कि आपने एसआईपी एसबीआई के किस फंड में की है? अब वो मैम, मैं तो उनके क्या कहते हैं ब्रांच में गया था, तो वो बोले कि हमारे जो फंड मैनेजर है वो अपने आप ही सारा सब कुछ करते हैं, उसमें आपका कोई रोल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, उन्होंने आपको जानकारी तो सही दी है, लेकिन उसके बाद आपको जो सवाल पूछना था वो ये है कि कौन से फंड के फंड मैनेजर की आप बात कर रहे हैं, सो दैट आपको वो नाम पता हो और आप हमें वो नाम बता सकें। बहरहाल मुझे ये बताइए कि आप ये जो निवेश करना चाहते हैं ये आप अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए करना चाहते हैं, ठीक है? 10,000 रुपये से आप कह रहे हैं आपको शुरुआत करनी है और 7 साल के लिए आप जो हैं वो चाहते हैं कि ये निवेश करते रहें। रिटायरमेंट जैसी आपकी कोई प्लानिंग है? कोई नहीं है निज़ाम? मैम मेरा, क्योंकि मेरा आगे कुछ इतना वो है नहीं, बच्चे मेरे सेटल हैं, बस जो भी है बस पर्सनल अपने लिए फंड इकट्ठा करना है। चलिए, तो आपकी आर्थिक सुरक्षा के लिए ही आप उस हेतु ही आप जो है निवेश करना चाह रहे हैं और 55 साल की उम्र में आपने इस बारे में सोचा और अपना सवाल हमें भेजा। मेरे ख्याल से मैं इसका धन्यवाद देना चाहती हूँ, साथ ही आपकी सराहना भी करना चाहती हूँ, क्योंकि भले ही बहुत लोग समझें देर आए दुरुस्त आए, हमारे हिसाब से जब जागो तब सवेरा। और हालांकि आपके पास जानकारी नहीं है तो आपसे दरख्वास्त होगी कि थोड़ा सा आप जो है फाइनेंशियल लिटरेसी और वित्तीय साक्षरता की ओर बढ़ें। हमारा शो लगातार देखते रहें, यूट्यूब पे भी हमारे शो हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि जिस प्रोडक्ट में आप पैसे लगा रहे हैं, या जैसे कि आप बैंक भी गए और आपने वहाँ पर आपको बता दिया गया कि फंड मैनेजर हैं, वो संभालते हैं आपके पैसे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद भी आपके पास फंड का नाम नहीं है। देखिए, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से होमवर्क में थोड़ी सी कमी हो गई है, क्योंकि आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई है ना, इसका जिम्मा तो आप ही के ऊपर है। लोग तो उतनी ही जानकारी देंगे आपको जितने में उनको फ़ायदा होगा, लेकिन आपके पैसे लग रहे हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। बाकी जानकारी और समझाइश हमारे आज के मेहमान देंगे। पंकज जी बताइए, अब जो निवेश ये कर चुके हैं वो तो कर चुके हैं, उसकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है, लेकिन अब ये आगे कैसे बढ़े, बताएं। कविता, आपने काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया, पर मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा। निजाम जी, आपके पास जो भी स्टेटमेंट आया है इन्वेस्ट करने के बाद, उसमें आप देखिए कि स्कीम का नाम क्या लिखा हुआ है। नहीं तो आप ब्रांच में जाकर पूछिए कि ये जो एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्कीम है, अगर वो एसबीआई म्यूचुअल फंड की है, क्योंकि आप बैंक में गए और बैंक का म्यूचुअल फंड नहीं है, म्यूचुअल फंड कंपनी जो है, अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड है तो वो प्रमोटेड बाय एसबीआई है, और वो अपने आप में कंपनी है। और दूसरा म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, फिर उसकी कौन सी स्कीम है ये जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है, ये बात सही कहा आपने कि उन्हें फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, लेकिन एक स्कीम ऐसी हो सकती है जिसका पैसा शेयर मार्केट में लगता है, तो एक ऐसी हो सकती है जिसका पैसा फिक्स डिपॉजिट जैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो चीजें होती है उसमें लग सकता है। और ऐसी भी स्कीम हो सकती है जिसका पैसा सोना या चांदी में लग सकता है। तो आपको नाम पता होगा तो मालूम चलेगा पैसा कहाँ लग रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप मान लीजिए 10,000 की एसआईपी कर रहे, मैंने सवाल पूछा था, अब आप ये पूछे कि कितना पैसा बनेगा, तो ये भी निर्भर करेगा कि आपने किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। अगर शेयर मार्केट वाले में किया है तो जोखिम ज्यादा रहेगा, रिटर्न भी मिलने की उम्मीद है। अगर आपने सोने वाली स्कीम में किया हुआ है तो उस तरह से रिटर्न मिलेंगे। तो ये निर्भर करेगा। पर अगर मैं कहूं कि मान लीजिए 7 साल में कितना पैसा बन पाएगा 10,000 के निवेश पे, कैलकुलेट करने के लिए मैं 12% का रिटर्न अगर मानकर चलूं, तो आपके पास लगभग 13 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं 7 साल में। लेकिन गारंटी नहीं होते म्यूचुअल फंड्स में। लेकिन जिस तरह के रिटर्न पास्ट में मिले हैं, जो उम्मीद की जा सकती है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ। और जहाँ किया है वहां तो ठीक है, अगर नई स्कीम करनी है और 7 साल का नजरिया हो, तो ऐसे में एक इंडेक्स फंड, लार्ज कैप इंडेक्स फंड जैसे एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड है, ये मेरे हिसाब से अच्छी चॉइस है। उसके अलावा आप एक अगर मिड कैप फंड ऐड करना चाहें तो, क्या आप, क्योंकि एज के हिसाब से आप कह रहे हो नॉलेज भी नहीं है, तो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इस तरह के इक्विटी फंड को शामिल कीजिए पोर्टफोलियो में, जहां पर थोड़ी ग्रोथ की संभावना भी हो और रिस्क बहुत ज्यादा ना हो, यानी कि स्मॉल कैप जैसे फंड्स आपको कंसिडर नहीं करने चाहिए। तो ये मेरी राय है।
आपके निवेश पर। ऑलराइट, निज़ाम जी कुछ और पूछना है आपको पंकज जी से? नहीं मैम, बस यही इतना पूछना था कि बस जो है अभी मेरे तो एसआईपी शुरू है, बाकी उन्होंने मेरे को एक नंबर भी दिया हुआ है, उस पे कहते हैं आप अपनी उसकी वैल्यू वगैरह पता कर सकते हो। बाकी बस वो बताते हैं कि एसबीआई का जो हाइब्रिड फंड है उसी में आपका निवेश हुआ है, तो और बाकी अच्छा, डिटेल में जाके बैंक से अच्छा। पता कर लूंगा। नहीं, लेकिन ये डिटेल आपको अच्छी याद आई। पंकज जी, हाइब्रिड फंड है इनके पास। कम से कम एक बात तो मतलब अच्छी है कि आपका जो निवेश है वो बहुत जोखिम भरा नहीं लग रहा है। हाइब्रिड फंड है यानी कि आपका निवेश शेयर मार्केट में भी पैसा लगेगा और आपका जो एफडी जैसी चीजें होती हैं, बॉन्ड्स जिसको बोलते हैं या डिबेंचर बोलते हैं, उनमें भी पैसा लगेगा। तो कम से कम जो आपने बताया इस हिसाब से ये सही लग रहा है, आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। और हो सके तो स्कीम का पूरा नाम एक बार दोबारा से आप कमेंट कर दें या दोबारा से यहाँ क्वेश्चन भेज दें, तो यहाँ पर फिर से आपको उस पर और अच्छी सलाह मिल सकती है। ऑल द बेस्ट निज़ाम जी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल भी सोशल मीडिया से आया है लोकेंद्र का, और विश्वजीत जी आपके लिए है ये सवाल। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ दर्शक हैं नहीं, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट का स्मॉल कैप, निपॉन मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी अपने पोर्टफोलियो में रखा है। 9,000 का निवेश है टोटल। टारगेट 15 साल में 1.5 करोड़ का है इनका। तो फोन लाइन पर मेरे पास है नहीं ये, बट बताइए फंड मिक्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है आपके मुताबिक? जी, बिल्कुल कविता जी, थोड़ा-सा एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, स्मॉल कैप और मिड कैप में ही ओवरऑल स्क्यूडनेस है। तो मैं इनको यही सलाह दूँगा कि अब जो भी रकम ऐड करें वो लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में या फिर फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश करें, ताकि एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन हो जाए। और जो इनका लक्ष्य है वो भी काफ़ी एम्बिशियस है। अभी ये ₹9,000 निवेश कर रहे हैं और इनको 1.5 करोड़ चाहिए 15 साल में। तो मेरे ख्याल में कम से कम ₹31,000 की एसआईपी अगर ये करते हैं और हम 12% का सीएजीआर रिटर्न लेके चलते हैं, तब जाके कहीं 1.5 करोड़ के लक्ष्य के करीब पहुँच पाएँगे। और मैं यही सलाह करूँगा कि और जो भी फंड्स ऐड करें, जैसे-जैसे ऐड करें, वो लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में ऐड करें, ताकि ओवरऑल पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी आए और रिस्क और रिवार्ड रेशियो बैलेंस हो। ऑलराइट, चलिए, तो ये है जवाब लोकेंद्र के लिए। और राजेश राय का मैं सवाल लूँ, लेकिन उससे पहले चलिए एक बार हम झटपट रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। विश्वजीत जी बताइए, आपके मुताबिक आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या है? जी, बिल्कुल कविता जी, मैं देखता हूँ काफ़ी पोर्टफोलियो में अभी स्मॉल कैप और मिड कैप का एलोकेशन काफ़ी बढ़ गया है। तो मेरी ये सलाह रहेगी, गुरु मंत्र यही है कि आप अपना लार्ज कैप का एलोकेशन भी एडिक्वेट रखें ओवरऑल पोर्टफोलियो में। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में लार्ज कैप में अच्छे रिटर्न्स भी देखे जा सकते हैं। और बेस्ट तरीका जो है एंटर करने का, वो है फ्लेक्सी कैप या फोकस फंड कैटेगरी, जहाँ पे फंड मैनेजर के पास एक अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। लार्ज कैप में लिमिटेड जो लार्ज कैप फंड की प्योर लार्ज कैप फंड की लिमिटेशन होती है, वो भी नहीं होती है, और फंड मैनेजर एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। तो लार्ज कैप का अपना पोर्टफोलियो में एलोकेशन एडिक्वेट रखें। चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण निवेश का गुरु मंत्र, ताज़ा माहौल को भी ध्यान में रखते हुए। पंकज जी आप बताएं। अमिता, अक्सर नए निवेशक और खास तौर पर जो डू इट डू इट योरसेल्फ वाले जो होते हैं, अपने आप निवेश करते हैं, उनमें देखा गया है कि पिछले कुछ समय में, 6 महीने में, साल भर में जिस तरह के मार्केट सेगमेंट में या जिन सेक्टर्स में तेजी देखी गई है, अक्सर अपना मेजर इन्वेस्टमेंट वहां पर कर लेते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो मेरा ये सुझाव है, ये एक राय है कि लॉन्ग टर्म में अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग सेक्टर्स, अलग-अलग मार्केट कैप्स के जो शेयर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो आपको हमेशा डाइवर्सिफाइड तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये नहीं है कि पिछले कुछ समय में स्मॉल कैप, मिड कैप ने लार्ज कैप को आउट परफॉर्म किया है, तो इस वक्त पर आप लार्ज कैप भूल जाएँ और अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ स्मॉल कैप, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर लें। जैसा अभी विकीत ने कहा कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है और हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से ध्यान रखें कि आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा लार्ज कैप हो, थोड़ा मिड कैप हो और स्मॉल कैप और भी कम हो।
तो आप बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं और जोखिम को सीमित कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। ऑलराइट, चलिए तो ये है निवेश के गुरु मंत्र जो आप सभी को अपने पूरे निवेश के सफर में याद रखने हैं। विश्वजीत जी, राजेश राय का सवाल लूंगी जिन्होंने आपके लिए सवाल भेजा है, और टाटा डिजिटल फंड में इनकी एसआईपी है। पूछ रहे हैं कि फंड सही है या नहीं है, और 2000 रुपये हर महीना जो है वो इसमें लगा रहे हैं। लगभग 5 साल का नज़रिया है इनका, तो मेरे ख्याल से ये अकेले दर्शक नहीं है जो इस फंड में इस फंड को लेके सवाल पूछ रहे हैं। इस फंड की फंड मैनेजर भी हमारे शो पर आई हैं नीता, और काफ़ी बारीकी से चर्चा भी की गई है। देखिए, सेक्टोरल फंड है, अब ऐसे में अलग अलग समय पर इस तरह के फंड अच्छा परफॉर्म करते हैं और कभी कभी अंडर परफॉर्मेंस भी दिखाई देती है। अपने आप में फंड और सेक्टर को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हाँ इसको अपने पोर्टफोलियो में विश्वजीत जी शामिल करना हो तो किस पोर्टफोलियो को किस लेवल तक आप पहुंचा दें और उसके बाद किसी एक सेक्टर फंड का एक्सपोजर ले तो आपको फ़ायदा दोगुना होगा और आपका जोखिम ना के बराबर होगा। ठीक कहा कविता जी आपने। जो सेक्टोरल फंड्स होते हैं, अक्सर पंकज जी भी ऐसा बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ कि वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में 10 या 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये केवल एकमात्र फंड नहीं होगा ऐसा जो इन्होंने लिया होगा, और ओवरऑल पोर्टफोलियो होना चाहिए, तभी सेक्टोरल फंड उसमें ऐड कर सकते हैं। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की अगर बात करें तो आखिरी लास्ट 2 साल में रिटर्न्स अंडर परफॉर्मेंस रही है, और वो बहुत ही क्लियर है क्योंकि ज्यादातर जो कंपनीज में जो निवेश करते हैं ये सेक्टोरल फंड्स, वो आईटी कंपनीज होती हैं, और उनका ज्यादातर बिजनेस रेवेन्यू वो यूएस और यूरोप जैसी कंपनियों से आता है। और हम सब पढ़ भी रहे हैं कि यूएस और यूरोप में एक रिसेशन और हाई इन्फ्लेशन वाली स्थिति बनी हुई है। तो जब तक वहां पे मैक्रो सिचुएशन ठीक नहीं होती है तब तक ये सेक्टर थोड़ा सा स्ट्रेस में है। अभी भी क्वार्टरली परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं है, बट उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले 6 महीने के बाद इस फंड में, इस सेक्टर में कुछ रिटर्न्स देखने को मिलेंगी। तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड अपने आप में लॉन्ग टर्म में देखें, सिंस इंसेप्शन तो काफी अच्छी रिटर्न्स दिए हैं। केवल 2 साल का, लास्ट 2 साल का रिटर्न थोड़ा सा स्ट्रेस में है। मीता शेट्टी जी, जैसा आपने बताया, इस फंड को मैनेज कर रही है, काफी समय से है। 7,500 करोड़ का ये टोटल फंड है। तो मेरे हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ओवरऑल अगर सेक्टर ग्रो करेगा तो शायद इस सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ आएगी। और ऐसा माना जाता है कि आजकल ज्यादातर कंपनियों में टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और उसके बिना कंपनीज ग्रो नहीं कर पाती हैं। तो ये एक बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है। अगर कंपनीज को ग्रो करना है तो टेक्नोलॉजी सेक्टर मेरे ख्याल में आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देंगे। बट क्योंकि इसमें बोला जाता है कि जब आप सेक्टोरल फंड में निवेश करते हैं तो कम से कम 7 साल का आपको टाइम होराइजन देना पड़ता है, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी हमेशा रहती है, साइक्लिकल नेचर होता है इसमें, काफी जो स्टॉक्स खरीदे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा लंबे समय का होराइजन रखेंगे तो शायद अच्छी रिटर्न्स देखने को मिल सकती हैं। बट अभी कुछ समय के लिए थोड़ा स्ट्रेस रहेगा टाटा डिजिटल इंडिया फंड। ऑलराइट, चलिए तो काफ़ी बेहतरीन सलाह राजेश राय के लिए, और इसी के साथ मेरा समय समाप्त हो चुका है। पंकज जी आपका, विश्वजीत जी आपका धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग भी की, और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों को छोड़ जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, और यूट्यूब पर भी आप लाइव हमें देखते ही आए हैं तो वहाँ भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। और सवाल जो भी हो, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, टैक्स, कोई भी तरह की फाइनेंशियल दिक्कत पर सवाल हो, अपने सवाल भेजिए। आपके सवालों को हम शो में शामिल करते हैं। नमस्कार।